स्टार्ट करते हैं क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन एंड एलिजिबिलिटी दोनों पार्ट 1 में आएगा। एलिजिबिलिटी मतलब आप कब एलिजिबल होगे क्यूआरएमपी स्कीम लेने के लिए, करेक्ट है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर टाइप की चीज़ें रहेगी, एलिजिबिलिटी एंड इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग GSTR 1 में क्या इफेक्ट आएगा, GSTR 2 में क्या आएगा, GSTR 3B में क्या आएगा, ये कर देंगे। उसके बाद पेमेंट कैसे होगा मंथली, वो बड़ा पार्ट है। बाकी बचे हुए 3 पार्ट तो एक पेज में तीनों खत्म हो जाएंगे, मतलब छोटे छोटे। ठीक, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2021, 1 Jan 2021 से एक QRMP स्कीम करके स्कीम लाई गई जो कि इंट्रोड्यूस हुई है। क्यों इंट्रोड्यूस हुई है? ट्रेड फैसिलिटेशन करने के लिए, इन ऑर्डर टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब या तो ट्रेड को फैसिलिटेट करेंगे ताकि क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। इसकी वजह से हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, 1 Jan 2021 से QRMP स्कीम लेके आए हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, QRMP जो स्कीम है वो क्या है, ऑप्शनल स्कीम है। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। काइंड ऑफ वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता था ना किसमें, अपना इनकम टैक्स में, PGBP में, कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। इंट्रोड्यूस किया है किसके लिए, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कितना है, अप टू 5 करोड़ इन करंट एंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टू फर्निश देयर रिटर्न्स ऑन क्वार्टरली बेसिस वाइल पेइंग देयर टैक्स ऑन मंथली बेसिस। इसमें क्या क्या पॉइंट आए? सबसे पहले आया पॉइंट कि आपका ऑप्शनल है। सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें समझ गया। सेकेंड पॉइंट आया कि आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर का वही मतलब है जो कंपोजिशन स्कीम में था। मैं हूं, मेरी तरफ से बाहर के साइड कोई भी सेल्स आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है वो सब कुछ आएगा, भले ही वो नॉर्मल सप्लाई हो, टैक्सेबल हो, नॉन टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, कुछ भी हो, मेरे साइड से मेरे बाहर की तरफ जो भी जा रहा है वो यहाँ पे अकाउंट होगा। बट क्या काउंट नहीं होगा, RCM में जो मेरी तरफ आता है और मैं जिसके ऊपर टैक्स भरता हूँ वो नहीं आएगा। उसके बाद क्या नहीं आएगा, कोई तरीके का GST का अमाउंट नहीं आएगा उसमें। फिर TCS इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, करेक्ट है। ये एग्रीगेट टर्नओवर का वो आप कंपोजिशन स्कीम में, वो मैराथन में देख लोगे, आपको पता चल जाएगा, सेम है। ये हो गया। फिर बात करते हैं, ये वाला पॉइंट क्या हुआ, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, अप टू 5 करोड़ होना चाहिए, अप टू 5 करोड़ होगा इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड करंट फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या है, देखो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ ये साल में, तो मुझे पिछले साल का देखना है, 5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ था तो मैं ले सकता हूँ। फिर सर ये साल की क्या बात हुई, समझो वो टाइम पे मेरा 5 करोड़ पिछले साल का क्रॉस नहीं था और मैंने क्या ले लिया, QRMP स्कीम ले लिया। अब चलते चलते दिसंबर आया और दिसंबर में क्या हो गया, मेरा 5 करोड़ एक्सीड हो गया। ये साल का टर्नओवर 5 करोड़, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या हो जाऊंगा, QRMP स्कीम्स के लिए इन एलिजिबल हो जाऊंगा और मेरे को वहां से क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। सिंपल है। यस, टू फर्निश देयर रिटर्न्स ऑन क्वार्टरली बेसिस वाइल पेइंग देयर टैक्स ऑन अ मंथली बेसिस। आपको रिटर्न क्या करने पड़ेंगे, क्वार्टरली बेसिस फाइल करने पड़ेंगे, टैक्स क्या देना पड़ेगा, मंथली बेसिस देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्लियर है। पहले पॉइंट में कुछ नहीं था, सिर्फ 1/1/2021 याद रखना है। सेकंड पॉइंट में पता चला ऑप्शनल है, लिमिट पता चले 5 करोड़, इसमें 1.5 करोड़ वगैरह कुछ नहीं है, जो पहले था ना GSTR 1, वो यहाँ कुछ नहीं, सबके लिए 5 करोड़ है। 5 करोड़ पिछले साल का भी देखना है और ये साल भी 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, करेक्ट है, ये पता चला। और वो बाद में पता चल गया क्वार्टरली रिटर्न है और मंथली पेमेंट है, वो तो पता चल। फिर थर्ड पॉइंट कुछ नहीं बोलता, थर्ड पॉइंट सिंपल सी बात बोलता है कि 4 GSTR 3B आपको देने पड़ेंगे और 4 GSTR 1 देने पड़ेंगे। मतलब क्वार्टरली हर 3 महीने का एक GSTR 1 एक GSTR 3B, तो उस हिसाब से क्या हो जाएंगे, 4 GSTR 3B हो जाएंगे, 4 GSTR 1 हो जाएंगे। और उसके साथ साथ एक और फैसिलिटी है, इन्वॉइसिंग फाइलिंग फैसिलिटी, IIF, जो आपको IFF प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। ये क्या होता है, ये GSTR 1 को सपोर्ट करने के लिए कुछ लेके आए हैं और ये भी ऑप्शनल है। जब GSTR 1 वाला पार्ट कराऊंगा तब बता दूंगा, कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको चाहिए तो आप ये फैसिलिटी यूज़ करके कुछ इन्वॉइस दिखाना चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर ये तीनों पॉइंट जो है, ये तीनों पॉइंट सेम चीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता होगा जो कंपोजिशन स्कीम था, याद है क्या, कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 वाला पढ़ा था। अगर एक ये पेन है, समझो ये पेन नंबर के तौर पे मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, यहाँ पे एक ब्रांच रजिस्टर्ड है, राजस्थान में एक ब्रांच रजिस्टर्ड है,
और गुजरात में एक ब्रांच रजिस्टर्ड है। ठीक है, अलग अलग जीएसटी नंबर है तीनों के। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कंपोजिशन स्कीम मुझे महाराष्ट्र के लिए लेना होगा तो आपको पता है मुझे राजस्थान के लिए भी लेना होगा, मुझे गुजरात के लिए भी लेना होगा। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं महाराष्ट्र के लिए कंपोजिशन लेना चाहूँगा पर राजस्थान के लिए नहीं लेना चाहूँगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट ये QRMP जो स्कीम है ना, इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला? इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आप चाहो तो महाराष्ट्र के लिए QRMP स्कीम लो, राजस्थान और गुजरात के लिए नहीं लोगे चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के लिए लेना चाहते हो लो, महाराष्ट्र गुजरात के लिए नहीं लोगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात के लिए लेना चाहते हो, राजस्थान के लिए लेना चाहते हो, महाराष्ट्र के लिए नहीं लेना चाहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे पैन बेसिस पे आपको ये स्कीम नहीं दिया जा रहा, ये आपको जीएसटी नंबर के बेसिस पे दिया जा रहा है कि आपको जिस जीएसटी नंबर के सामने ये स्कीम लेना है तो वो ले सकते हो, जिसके सामने नहीं लेना उसके सामने नहीं ले सकते। करेक्ट है। तो वही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप एक जगह ले सकते हो, दूसरी जगह नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या बोला गया? ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम इज इन GST वाइज। आपका क्या GST नंबर के हिसाब से आप QRMP स्कीम को ले सकते हो। डिस्टिंक्ट पर्सन कैन अवेल QRMP स्कीम ऑप्शन फॉर वन और मोर GSTINs। मतलब क्या है कि डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या है? एक ही पैन के अंडर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती है वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं। तो डिस्टिंक्ट पर्सन भले ही एक बंदा ले रहा है QRMP, दूसरा नहीं ले रहा है, तो चल जाएगा। It implies that some GST number for PAN can opt for QRMP scheme and remaining may not opt for said scheme। तो चल जाएगा। Is it okay? Yes sir। तो यहाँ तक समझा क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो मैं ये इतना पार्ट क्या कर देता हूँ, यहाँ से जो मैंने कुछ भी किया है वो निकाल देता हूँ और आप फटाफट क्या करो, रीड कर दो। पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या ध्यान रखना है? 1/1/2021 ध्यान रखना है, फिर ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग वाला ध्यान रखना है, 5 करोड़ ध्यान रखना है, ये पिछले साल भी ये साल भी। फिर मंथली वो तो पता है आपको, क्वार्टरली मंथली तो नाम से ही पता चल जाता है। बाद में आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि भाई GST नंबर के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, स्कीम मिलेगा, ना कि पैन नंबर के हिसाब से मिलेगा। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ते। चाहिए तो साथ में लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसका प्रिंट ले लेना, एक ही बात है। नेक्स्ट आते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ QRMP स्कीम। इस पे आते हैं, एलिजिबिलिटी के ऊपर आते हैं कि कौन एलिजिबल होगा QRMP स्कीम के लिए। तो यहाँ तक तो जो ऊपर पड़ा था वही लिखा हुआ है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 5 करोड़ तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जिसने ऑप्ट किया है, मतलब जिसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, वो क्या करेगा? क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा, मंथली पेमेंट करेगा अंडर QRMP स्कीम। क्लासेस ऑफ पर्सन हु शैल फर्निश अ रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर फ्रॉम Jan 21, मतलब 1/1/2021 से ये स्कीम आया ना, तो वहाँ से ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो और पे टैक्स कर सकते हो हर मंथ। करेक्ट है। फॉर कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 5 करोड़, जो डिटेल आप अपने रिटर्न में डालोगे पिछले साल, वो सब चीज़ें क्या होगे? काउंट होगे। सिंपल है। यहाँ तक तो जो ऊपर पड़ा था वही लिखा है। अभी यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? कुछ कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन में पहली कंडीशन है कि अगर आप QRMP स्कीम लेना चाहते हो तो जिस क्वार्टर के आप लेना चाहते हो, जैसे आप लेना चाहते हो जुलाई से लेके सितंबर तक के, तो इसके पहले वाला मंथ जो है जून मंथ, उसका आपको रिटर्न फाइल किया होना कंपलसरी होना चाहिए। अगर नहीं किया तो पहले जाके रिटर्न फाइल करके आओ, लेट फीस वगैरह जो भी है वो पे करके आओ, फिर यहाँ पे आना, उससे पहले यहाँ मत आना। तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम इफ ही हैज नॉट फर्निश्ड द लास्ट रिटर्न ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ सच ऑप्शन। एग्जाम्पल दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू अवेल QRMP स्कीम फॉर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर इज एक्सरसाइजिंग हिज ऑप्शन। कब एक्सरसाइज कर रहा है वो अपने को मतलब नहीं है। ही मस्ट हैव फर्निश द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून। उसने जून तक मंथ का क्या किया रहना चाहिए? रिटर्न फाइल किया होना चाहिए। उसके बाद ही वो क्या कर सकता है? ये वाला QRMP स्कीम ले सकता है। पहला कंडीशन सिंपल है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो एलिजिबल है QRMP लेने के लिए, एलिजिबल नहीं है इफ ही हैज़ नॉट फर्निश हिज रिटर्न ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ सच ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। पहला पॉइंट क्लियर है। फिर बात किया है कि मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन, आप किस मैनर से आपका जो भी ये आपको स्कीम का ऑप्शन दिया हुआ है आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब कब तक कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो क्वार्टर कौन सा है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये क्वार्टर है। इससे पहले मंथ क्या आता है? जून आता है। उससे पहले क्या आता है? मई आता है। तो आप ये कौन सी डेट तक ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो?
तो उसके रिलेटेड पढ़ते हैं। ये यहाँ पे यही लिखा है कि आप कौन से टाइम पीरियड में ये बता सकते हो कि मुझे जुलाई से लेकर सितंबर मंथ से क्या करना है, QRMP स्कीम में आना है, तो आप कब तक बता सकते हो उसके बारे में बताया। तो रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम फॉर एनी क्वार्टर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा उसका प्रेफरेंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम first day of second month of preceding quarter till the last day of first month of a quarter for which option is being exercised। सर क्या बोला, कुछ नहीं समझा। तो भाई बहुत ही सिंपल है, आपको ऑप्शन यहाँ पे टाइम लिमिट दिया है कि आप ये टाइम से लेके ये टाइम तक क्या कर सकते हो, ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। तो क्या टाइम दिया है, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ द प्रिसीडिंग क्वार्टर। ये कौन सा क्वार्टर है आपका, है जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर। इससे पिछला क्वार्टर कौन सा रहेगा, अप्रैल मई जून क्वार्टर रहेगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे बोला है जो सेकेंड मंथ ऑफ प्रिसीडिंग क्वार्टर है, प्रिसीडिंग क्वार्टर अप्रैल मई जून है, उसका सेकेंड मंथ कौन सा है, मई मंथ है, करेक्ट है। तो मई मंथ का फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रिसीडिंग क्वार्टर, तो मतलब जो फर्स्ट मई है, फर्स्ट मई ले लिया, करेक्ट है सर। यहां से लेके कब तक आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, फॉर लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ अ क्वार्टर फॉर विच ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज। कौन से क्वार्टर का ऑप्शन एक्सरसाइज होने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर का होने वाला है। तो जुलाई मंथ जो कि फर्स्ट मंथ है, उसका लास्ट डेट क्या होगा, 31 जुलाई होगा। तो यहां से लेके फर्स्ट मई से लेके 31 जुलाई तक आप क्या कर सकते हो, जुलाई अगस्त सितंबर मंथ का स्टार्ट करने वाले हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट मई से लेकर 31 जुलाई तक आप ऑप्शन के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्या बोला, जो क्वार्टर का लेना है, जो क्वार्टर का लेना है, समझो जुलाई अगस्त सितंबर का लेना है अपने एग्जांपल में, तो उसके पिछले क्वार्टर का जो सेकंड मंथ था उसका फर्स्ट डेट, तो मई सेकंड मंथ था, उसका फर्स्ट डे क्या था, 1 मई। वहां से लेके जो क्वार्टर लेना है उसके फर्स्ट मंथ का लास्ट डेट, तो 31 जुलाई, सिंपल है। तो यहाँ पे वही मेरा एग्जांपल ही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं हाउएवर, अगर आप एक बार ये ऑप्शन ले लेते हो तो फिर आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हर टाइम आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना, जिंदगी में एक बार ही करना है। कर लिया मतलब ये इम्प्लाइड है कि अभी आप एक QRMP में ही रहोगे, अभी आप आने जाने वाले नहीं हो, आप एक जगह पे टिकने वाले हो। However, where such option has been exercised once, said registered person shall continue to furnish the return on quarterly basis for future tax period unless he बिकम्स इन एलिजिबल। मतलब आप इसके लिए एप्लीकेबल रहोगे, पर उसके दो एक्सेप्शन है। अगर आप इन एलिजिबल बन गए स्कीम के लिए, इन एलिजिबल का मतलब क्या है, आपका 5 करोड़ समझो क्रॉस हो गया, तो भाई आप इन एलिजिबल बन गए। तो अगर आप इन एलिजिबल बन गए तो आपको निकलना पड़ेगा, या फिर आपने खुद ने ऑप्ट किया है कि भाई मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे मंथली रिटर्न फाइल करना है, तो भी आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मतलब अगर आप ऑप्ट करोगे या फिर आप इन एलिजिबल होगे तो ही निकाला जाएगा, नहीं तो आप इसमें ही चलते रहोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे। यहाँ पे मैंने क्या बताया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के 4-5 पॉइंट बताए थे, कुछ बेसिक पॉइंट। उसके बाद बताया मैंने कि पिछले महीने का आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, सबसे पहले पिछले महीने का रिटर्न फाइल करना जरूरी है। उसके बाद मैंने बताया कि कब तक आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। तो पिछला क्वार्टर था, उसका सेकेंड मंथ था ना, उसका फर्स्ट डे से लेके ये क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का लास्ट डे तक, करेक्ट है। आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। पर अगर एक बार ये ऑप्शन ले लेते हो, तो आप हमेशा इसी ऑप्शन में चलोगे, एक्सेप्ट आप इनएलिजिबल हो गए या फिर आपका इच्छा हो गई कि मुझे क्या करना है, अभी मंथली रिटर्न में जाना है, सिंपल है। यस, नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन ऑफ QRMP स्कीम टू लैप्स। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो था आपने QRMP स्कीम लेने का, वो लैप्स मतलब क्या, खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस हो जाता है, कोई भी क्वार्टर में क्रॉस हो जाता है, तो वो क्वार्टर तक ही आप ले सकते हो। उसके बाद आप क्या हो जाओगे, इनएलिजिबल हो जाओगे फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम फर्स्ट मंथ ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर। अगले महीने क्वार्टर का जो भी पहला मंथ है, वहां से आपको नॉर्मल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ही साल ऑप्ट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन अ मंथली बेसिस। अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल करने का ऑप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली करेगा फ्रॉम फर्स्ट मंथ, ये फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर सक्सीडिंग द क्वार्टर ड्यूरिंग विच एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़। जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना 5 करोड़ क्रॉस हो जाता है, तो वो क्वार्टर के खत्म होने के बाद फर्स्ट मंथ से उसको ये आना ही पड़ेगा, और अगर चाहे तो पहले भी आ सकता है, सिंपल है। और जो फैसिलिटी फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ अ स्कीम फॉर अ क्वार्टर विल बी अवेलेबल फ्रॉम, ये जो डेट है वो सेम डेट है जो ऊपर था,
पिछले क्वार्टर का सेकेंड मंथ का फर्स्ट डे और ये क्वार्टर का लास्ट डे फर्स्ट मंथ का, वो सेम ड्यू डेट यहाँ पे भी है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ तक पढ़ लो। फिर हम क्या करते हैं, GSTR1 का क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है उसके ऊपर आ जाते हैं। अभी तक हम लोग ने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, अभी GSTR1 के ऊपर इसका क्या इम्प्लीकेशन आएगा उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद GSTR2 पे क्या आएगा, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि जो आपका GSTR1 है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, किस चीज़ का, आपका QRMP स्कीम का। इज इट ओके? तो सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन और एलिजिबिलिटी एक पार्ट अपना खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट है GSTR1, थर्ड पार्ट है GSTR2, फोर्थ पार्ट है GSTR3 भी, ऐसे करके हर एक जगह पे क्या क्या चीज़ों पे चेंज होगा उसके बारे में हम समझ रहे हैं। उसके बाद मंथली पेमेंट कैसे होगा, उसके बाद इंटरेस्ट, लेट फीस और एक्सटेंशन, तो एक पेज में तीनों लिखा हुआ है, करेक्ट है। तो GSTR1 क्या होता है, आपका आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट होता है। सर पता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वार्टर रिटर्न फाइल होगा, क्वार्टरली रिटर्न है ना। अगर आप ये स्कीम लोगे तो क्या होगा, आपका रिटर्न जो है वो क्वार्टरली फाइल होगा, मतलब अप्रैल मई जून का एक साथ होगा, जुलाई अगस्त सितंबर का एक साथ होगा। ठीक है सर, क्या तकलीफ है, इतना तो हमें पता है। पर आप अगर समझ रहे हो तो ये चीज समझो कि ये मैं हूं महेंद्र, सामने कोई बहुत बड़ी कंपनी है जैसे कि टाटा है, ये रिलायंस है, कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है। मेरे को इसके साथ क्या करना है, ट्रेड करना है। मैं छोटा आदमी हूं, मैंने QRMP स्कीम लेके बैठा हूं, करेक्ट है। मैं ये टाटा के साथ क्या करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, कुछ काम करता हूँ, मेरा सामान सप्लाई होता है टाटा के पास, तो मैं चीज़ें बेचता हूँ। अगर मैं बेचता हूँ तो मैं अपने GSTR1 में डिटेल डालने वाला हूँ क्वार्टरली। पर टाटा क्या बोलता है, भाई तू छोटा आदमी है, मैं छोटा आदमी नहीं हूँ, मैं अपना मंथली क्रेडिट क्लेम करना चाहता हूँ, तो भाई तुझे हर महीने अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी अपने GSTR1 में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही, कि मैंने क्या लिया है, मैंने GSTR1 ऑप्ट क्वार्टरली बेसिस पे किया है, पर सामने वाला है वो QRMP स्कीम में नहीं है, वो मंथली स्कीम में, उसको मंथली रिटर्न अपना फाइल करना है। तो ये केस में क्या करें सर, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। समझो मैंने अपना जुलाई अगस्त सितंबर मंथ का रिटर्न सितंबर के बाद अगले महीने में फाइल किया, पर टाटा क्या बोल रहा है, मैं जुलाई मंथ का जो है वो जो भी मेरा क्रेडिट बनता है वो मैं जुलाई में लेना चाहता हूँ, मतलब अगले महीने में लेना चाहता हूँ। भाई तू भरेगा 3 महीने के बाद, मुझे तेरे साथ बिजनेस ही नहीं करना। तो यहाँ पे आप खुद को ये सिनेरियो में डाल के देखो कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, करेक्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, टेंशन मत लो, हम एक आपको यहाँ पे यूटिलिटी देते हैं IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शनल बेसिस पे आपको जो जो इनवॉइस, जैसे मेरे केस में टाटा के हर मंथ के एक इनवॉइस है, तो ये इनवॉइस आप क्या करो, IFF में फर्निश कर दो। सेम टू सेम GSTR1 जैसा होगा, मिनी GSTR1 बोल सकते हैं, ऑप्शनल GSTR1 बोल सकते हैं। ये IFF में क्या करो आप, इसमें क्या करो, वो इनवॉइस की डिटेल डाल दो और उसका क्रेडिट क्या मिल जाएगा सामने वाले को। अब जैसे GSTR1 में मिलता था सेम टू सेम उसी तरीके से अगले महीने मिल जाएगा। तो भाई टेंशन ही नहीं है। तो बस ये कंसेप्ट समझना है कि GSTR1 क्वार्टरली किया है, पर क्वार्टरली करने से प्रॉब्लम अराइज हो रहा था। क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहा था कि सामने वाले को अगर क्रेडिट चाहिए, वो QRMP स्कीम से उसका कुछ लेना देना, कुछ वास्ता नहीं है, तो भाई उसके केस में क्या होगा, तो उसके केस में गवर्नमेंट ने बोला हम एक आपको नया फैसिलिटी देते हैं, जिसका नाम क्या होगा, IFF होगा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। B2B इनवॉइस मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के केस में होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सामने वाला रजिस्टर्ड होगा तभी तो उसको क्रेडिट चाहिए, नहीं तो अनरजिस्टर्ड होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है उसको। तो अगर वो सामने वाला रजिस्टर्ड है तो आप क्या करो, ये स्कीम के तहत IFF में क्या कर दो, इनवॉइस जो डालना है वो डाल दो। अभी ये IFF के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हम समझ लेते हैं और बस इतना ही काम है, ये GSTR1 वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। Part 2, Form and Manner of Furnishing Details of Outward Supply, that is GSTR1। तो यहाँ पे लिखा है कि जो GSTR1 है वो आपका क्वार्टरली जाएगा या जो उसने ऑप्ट किया है उस हिसाब से जाएगा, या मंथली और क्वार्टरली जो भी उसने ऑप्ट किया है उस हिसाब से।
फिर नीचे IFF के बारे में पूरा ज्ञान लिखा हुआ, जो मैंने बताया उसी के बारे में लिखा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम। जो आदमी QRMP स्कीम में आना चाहता है वो क्या करेगा, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल फर्निश करेगा एज ही में कंसिडर नेसेसरी, जैसे उसको सही लगता है। या तो क्या करेगा, वो क्वार्टर के फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में IFF में डालेगा, या फिर थर्ड क्वार्टर में GSTR1 में डालेगा। ये क्या है भाई, बहुत सिंपल है। ये देखो, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है। सितंबर मंथ का तो वैसे भी क्वार्टरली GSTR1 जाएगा ही, करेक्ट है। ये तीनों मंथ का GSTR1 कब जाएगा, सितंबर में जाएगा। तो IFF आप कब यूज़ कर सकते हो, या तो जुलाई में कर सकते हो या अगस्त में कर सकते हो। सितंबर में तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, सितंबर में क्यों यूज़ करोगे जब वहाँ पे GSTR1 फाइल करोगे। तो वही लिखा है, फर्स्ट या सेकंड मंथ में अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप IFF यूज़ कर लो, और बाद में कुछ दिखाना है थर्ड मंथ में तो आप भाई सीधा सीधा GSTR1 ही कर लो भाई, क्या दिक्कत है, सिंपल है। सेकेंड चीज पे आते हैं, फैसिलिटी ऑफ IFF हैज बीन प्रोवाइडेड सो एज टू अलाउ डिटेल्स ऑफ सच सप्लाई टू डली इन GSTR2A एंड GSTR2B ऑफ कंसर्न रिसिपिएंट। क्यों IFF में डिटेल डालना है सर, डिटेल इसीलिए डालना है कि सामने वाला जो रिसिपिएंट है अगर उसको क्रेडिट चाहिए तो उसके 2A और 2B में रिफ्लेक्ट हो सके, इसी के लिए हमको क्या करना है, IFF में डिटेल डालना है। थर्ड पॉइंट, IFF जो है वो मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, नॉट मैंडेटरी बट ऑप्शनल फैसिलिटी है। आपकी इच्छा आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपको अगर डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। चौथा पॉइंट, एट हिज ऑप्शन रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है, चूज कर सकता है कि डिटेल जो है वो आउटवर्ड सप्लाई का उसको IFF में डालना है या नहीं डालना है। विदाउट यूजिंग IFF वो जो क्वार्टर खत्म होगा तब डालना चाहे तो डाल सकता है, नहीं तो नहीं डाल सकता। ये सर रिपीटेड पॉइंट क्यों आ रहे हैं बार बार एक जैसे, समझ गए ना हम, क्योंकि मैंने पहले तो अच्छे से समझा दिया है। सेकेंडली मैंने आपका ICI के स्टडी मटेरियल से एज इट इज, स्टडी मटेरियल मतलब जो स्टैट्यूटरी अपडेट है उसको एज इट इज ले लिया है, तो उसकी वजह से। पांचवा पॉइंट, टैक्स पेयर यूजिंग IFF कैन अपलोड इनवॉइस डिटेल्स अप टू अ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 लाख। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, आप हर मंथ कितना क्यूमुलेटिव वैल्यू कितना होना चाहिए, आप जो इनवॉइस डाल रहे हो IFF में 50 लाख होना चाहिए। कितना मैक्सिमम, अप टू अ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 लाख आप क्या डाल सकते हो फर्स्ट 2 मंथ में, ईच मंथ में आप क्या डाल सकते हो, इतने क्यूमुलेटिव वैल्यू के इनवॉइस अपलोड कर सकते हो। IFF में क्या वैल्यू है ये एक ध्यान रख लेना, MCQ वगैरह में पूछ ले कहीं, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीज। सिक्स पॉइंट क्या बोलता है, इनवॉइस आर टू बी फर्निश इन IFF बट बिटवीन फर्स्ट और, मतलब कब तक आपको IFF फाइल करने का ड्यू डेट है। बेसिकली क्या है, अगर आप जुलाई मंथ का फाइल कर रहे हो तो उसका अगला मंथ क्या आएगा, अगस्त आएगा। तो अगस्त के आपका फर्स्ट से लेके 13th तक, मतलब 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में आप क्या कर सकते हो, IFF फाइल कर सकते हो। अगस्त का फाइल करना है तो 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के तक कर सकते हो। उसके बाद वुड नॉट बी अवेलेबल, ये फैसिलिटी क्या होगा, अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे नॉट लिख देना, अगर आपने प्रिंट लिया है यहाँ पे नॉट लिख देना, वो पता नहीं टेक्निकल एरर की वजह से पीछे नहीं आया है, ठीक है। वुड नॉट बी अवेलेबल होगा। 13th के बाद ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। 1 से 13 तक आप क्या कर सकते हो, IFF को फर्निश कर सकते हो। फिर 7 पॉइंट क्या है, डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस फर्निश्ड यूजिंग IFF इन फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अगेन इन GSTR1 फॉर द सेड क्वार्टर। अगर आपने कोई 2 इनवॉइस, समझो 3 इनवॉइस टोटल 10 में से अगर IFF में दिखा दिया है तो बाद में उसको GSTR1 में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जुलाई में मैंने IFF फाइल किया था जिसमें 3 इनवॉइस थे और 10 इनवॉइस मैंने नहीं डाले, ठीक है। यहाँ पे अगस्त में मैंने टोटल 15 इनवॉइस थे, कुछ भी IFF में नहीं डाला। और सितंबर मंथ में जब मैं GSTR1 फाइल करने जाऊँगा तो ये जो 3 इनवॉइस मैंने पहले दिखा दिए थे IFF में, ये मुझे वापस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। या तो IFF में दिखाओ या GSTR1 में दिखाओ, दोनों में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो एक तरीके से बोला ना, छोटा सा GSTR1 ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एग्जांपल वही दिया है कि अगर 2 इनवॉइस आपने पहले दिखा दिए तो बाद में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रीड कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही रीड करो। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। भाई इजी है, आपको अभी तो कुछ हार्ड लगा क्या। एक ड्यू डेट है 13 तारीख, 1 से 13 तक, वो याद रख लो। बाकी तो आपको क्या याद रखना है, 50 लाख का एक वैल्यू याद रख लो। बाकी बेसिक से पॉइंट्स है, क्यों आया बस समझना ज़रूरी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट,
ये एक बार रीड कर लो, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, पॉज करके फटाफट एग्जाम्पल तक रीड करो। एग्जाम्पल वही है जो मैंने अभी आपको बताया। 8th पॉइंट क्या बोलता है, इफ IFF टैक्स पेयर हैज टू सबमिट B2B इनवॉइस, सिर्फ B2B रहेगा। B2B का मतलब क्या है, आप भी रजिस्टर्ड पर्सन हो, सामने वाला भी GST में रजिस्टर्ड है। अगर दोनों रजिस्टर्ड होंगे तभी तो मेरे भाई सामने वालों को क्रेडिट मिलेगा। अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्रेडिट मिलने का सवाल ही नहीं है। बोथ इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई का डिटेल्स आप डाल सकते हो, अलॉन्ग विद उसके रिलेटेड कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है B2B के इनवॉइस के रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे आप IFF में दिखा सकते हो। द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश यूजिंग IFF शाल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगा, सबसे पहले इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाईज, जो भी इनवॉइस वाइज डिटेल आपको डालना है जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को क्या किया है, सप्लाई किया है। सेकंड B2B नहीं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो B2B इनवॉइस थे उसके रिलेटेड कुछ है तो वो आप दिखा सकते हो। 9th पॉइंट, अगर रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, IFF को ऑप्ट नहीं करता तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 3 महीने का जो GSTR1 जाएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, ये IFF के इनवॉइस जो यहाँ नहीं दिखाए वो वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोलता है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस फर्निश इन GSTR1 शाल इंक्लूड, ये वही पॉइंट है जो पहले हम लोग ने देखा था नॉर्मल वाले स्कीम में कि आपको कहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी है और कहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड डिटेल डाल दोगे तो चलेगा। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको हमेशा 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 इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाले को क्या मिल रहा है, क्रेडिट मिलने वाला है। करेक्ट है। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो आपको ये देखना है कि इंटर स्टेट सप्लाई है और उसका इनवॉइस का वैल्यू अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, भले ही सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, पर आपको ये देखना है इंटर स्टेट सप्लाई है और उसका वैल्यू कितना है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। कंसोलिडेटेड डिटेल कब दे सकते हो, अगर सामने वाला जो है वो अनरजिस्टर्ड है और आपका सप्लाई इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट नहीं इंट्रा स्टेट है, तो आप क्या करो, कंसोलिडेटेड डिटेल दे दो। अगर आपका सामने वाला सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तो हमेशा देना ही है भाई इनवॉइस वाइज। अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है और सप्लाई भी इंटर स्टेट है पर उसका वैल्यू 2.5 लाख से कम है तो आप क्या कर दो, इंटरेस्ट कंसोलिडेटेड डिटेल दे दो। एक क्लास में चार्ट बनाया था, याद रहेगा, अपने बुक में है तो वहां से देख लेना, हो जाएगा। C पॉइंट क्या है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है उसका डिटेल भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इनवॉइस के रिलेटेड है उसके बारे में आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपका IFF का पूरा कंसेप्ट जो भी आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है बेसिकली वो स्टैट्यूटरी अपडेट में पूरा कंप्लीट होता है। अभी कुछ ऐसे केसेस दिए हुए हैं जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको अलाउड नहीं है IFF या GSTR1 फर्निश करना। कब अलाउड नहीं है, सबसे पहले इफ़ ही हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR3B फॉर प्रीसीडिंग 2 मंथ, अगर उसने पिछले 2 महीने के GSTR3B नहीं फाइल किया तो भाई तुम नहीं कर सकते। सेकेंड, अगर उसने क्या नहीं किया है, GSTR3B फाइल नहीं किया है कब का, प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का। फॉर एग्जांपल अगर वो QRMP स्कीम ले लेता है तो उसको तो क्वार्टरली फाइल करना है ना, 3B पहले मंथली होता था अभी क्वार्टरली होता है, तो अगर उसने पिछले क्वार्टर का 3B नहीं फाइल किया तो अभी आप IFF या GSTR1 फाइल नहीं कर सकते। और थर्ड पर्सन अगर कोई थर्ड पॉइंट जिसमें आप IFF या GSTR3B का यूज नहीं कर सकते, रजिस्टर्ड पर्सन who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability excess of 99% of, में ये क्या बोल रहा है कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर रूल 86B अप्लाई है। 86B का मतलब क्या है, आपका 99% क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो पर 1% तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश का यूज करना ही पड़ेगा, 1% का कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर रूल 86B एप्लीकेबल है, शैल बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, शैल नॉट बी, यहाँ पे नॉट आएगा, शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR1 और यूजिंग IFF, उसको क्या यूज करने नहीं देंगे हम, GSTR1 और IFF यूज करने नहीं देंगे। इफ ही नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR3B फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। तो देखो प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड लिखा है, इसका मतलब ये कुछ फर्क नहीं पड़ता पहले आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया था या मंथली रिटर्न फाइल किया था, इज इट ओके, कोई भी करोगे चलेगा। पर अगर पिछले टैक्स पीरियड का अगर आपने 3B नहीं फाइल किया है तो ये टाइम का आपको GSTR1 हम लोग या IFF फाइल करने नहीं देंगे अगर आपके ऊपर 86B एप्लीकेबल है। ऐसा क्यों किया रहेगा, नहीं तो आप क्रेडिट बांटोगे ना बैठ के,
आप अपने GSTR 1 में डालोगे तो क्या होगा, सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा। और आप खुद का 3B फाइल नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके सेल्स के ऊपर आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा, आपको अभी कैश में टैक्स पे करना है 1%। तो आप क्या कर रहे हो, खुद का 3B नहीं फाइल कर रहे हो पर 1 फाइल कर रहे हो क्योंकि सामने वाले को क्रेडिट मिल जाए। सामने वाला हो सकता है आपका रिलेटेड पार्टी हो, पॉसिबल है ना। तो वो केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आपके ऊपर 86B एप्लीकेबल है और पिछले टैक्स पीरियड का आपने GSTR 3B नहीं फाइल किया, तो ये टाइम पे हम आपको GSTR 1 नहीं फाइल करने देंगे। तो 3 केस पड़े। सबसे पहले क्या है कि अगर आप GSTR 3B पिछले 2 महीने का नहीं फाइल करते, अगर आप GSTR 3B पिछले टैक्स पीरियड, मतलब अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन लिया है तो पिछले क्वार्टर का नहीं करते, या फिर आपके ऊपर 86B एप्लीकेबल है और आप अपना GSTR 3B क्या नहीं करते, पिछले टर्म का फाइल नहीं करते, पिछले पीरियड का फाइल नहीं करते, तो हम आपको 1 भी नहीं फाइल करते। पार्ट 2 क्लियर है। अभी सबसे थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका, 2A और 2B पहले पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती थी इससे पहले, अभी पढ़ना पड़ेगा। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए हैं जो कि समझने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये मैं यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके आता हूँ समझाने के लिए कि भाई GSTR 2A तो पहले भी होता था, करेक्ट है, GSTR 2A पहले भी होता था। 2B लाने की जरूरत क्या पड़ी, GSTR 2B लाने की जरूरत क्या पड़ी। कोई भी चीज नई आती है तो ये समझना जरूरी है कि उसको लाया क्यों गया। जब तक ये नहीं समझेगा कि उसको हम लोग अप्रिशिएट कैसे करेंगे ना, भाई क्यों आया, ऐसे ही डाल दिया बुक में, भाई पढ़ना है करके, ठीक है, बट उसके लॉजिक्स अपने को नहीं पता है कि पहले क्या लूप होल्स थे जिसकी वजह से नई चीज लेके आए हैं, तब तक अपने को वो चीज पढ़ने में मजा नहीं आएगा और वो बर्डन लगेगा कि ये क्या गवर्नमेंट कुछ भी ऐड करती रहती है। बहुत लोग बोलते हैं ना GST लॉ में कुछ भी दिन रात चलता रहता है, कभी ये डालते हैं कभी वो डालते हैं। भाई कुछ तो लॉजिक होगा तभी डाला, गवर्नमेंट फ्री तो है नहीं कि बैठे बैठे कुछ भी नए नए फॉर्म डालती रहेगी। समझो, बहुत अप्रिशिएट करोगे आपके भाई क्यों लेके आए, पहले कैसे चोरी कर सकते थे लोग जिसकी वजह से GSTR 2B लाया जा सकता होगा, लाया गया है, एक बार समझो, ठीक है। ये जेठालाल है फॉर एग्जाम्पल, जेठालाल का क्या काम है, वो टोनी टीवी बेचता है, ठीक है, तो टीवी का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। ये जेठालाल है और ये पोपटलाल है, ठीक है। जेठालाल क्या करता है, 10 टीवी बेचता है। हर एक टीवी का वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए का इनवॉइस देता है ऑन 1 जुलाई। अपना क्वार्टर क्या चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, उसी बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1 जुलाई को हम क्या करते हैं, जेठालाल एक टीवी का ऑर्डर आता है पोपटलाल को और वो टीवी बेच देता है, 10 टीवी। हर टीवी का वैल्यू है 1 लाख रुपया, टोटल बिल होता है 10 लाख रुपया। फॉर एग्जाम्पल 18% GST है, फॉर एग्जाम्पल तो 1.80 लाख का GST हो जाएगा जो पोपटलाल जेठालाल को देगा, जिसका उसको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा GSTR 2A में। GSTR 2A में जितना रिफ्लेक्ट होता था पहले, सिंपल सी चीज है, ये बोला जाता था उतना क्रेडिट आपको मिल जाएगा, आपको ये दुनिया में मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अभी कुछ चेंजेस लेके आए हैं। सर क्या चेंजेस लेके आए हैं जरा बताओगे, बताऊंगा, आराम से शांति से समझो। ये GSTR 2A और GSTR 2B का पहले आप नेचर समझो कि एक कैसे नेचर के स्टेटमेंट है। जो GSTR 2A है ना वो डायनामिक नेचर का स्टेटमेंट है और GSTR 2B जो है ना वो स्टैटिक नेचर का स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है सर, ये टर्म्स में मत घुमाओ, हमें तो मतलब बताओ। GSTR 2A जो है ना वो डेली बेसिस पे अपडेट होता रहेगा। समझो GSTR 1 में जेठालाल ने 10 इनवॉइस में से पहले इनवॉइस का डिटेल डाला, दूसरे इनवॉइस का डिटेल डाला, 8 का नहीं डाला। तो ये जो 2 इनवॉइस का डिटेल है ये GSTR 2A में अभी आ जाएगा, जैसे ही वो डालेगा यहाँ पे आ जाएगा। ये रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता रहता है, जैसे ही जेठालाल डालेगा वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। और कौन से मंथ में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जुलाई मंथ का इनवॉइस है तो जुलाई मंथ में दिखेगा। रिटर्न कब तक फाइल करेगा बताता हूँ, ठीक है। बट GSTR 2B का नेचर क्या है, डायनामिक नहीं है। वो एक मंथ के लिए आपको एक साथ एक स्टेटमेंट मिल जाएगा, जैसे 26AS मिलता है ना इनकम टैक्स में, कुछ इस प्रकार से कि एक आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा जिसमें पूरे मंथ के आपके ITC रहेंगे कि इतना आपको ITC मिल रहा है, उसमें पता भी लग जाता है कि कौन सा इनएलिजिबल है कौन सा एलिजिबल है, सब कुछ डिटेल आ जाएगी। बट वो स्टैटिक रहेगा, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, वो एक मंथ में वो बार बार अपडेट वगैरह नहीं होगा। GSTR 2A बार बार अपडेट होता रहेगा, GSTR 2B अपडेट नहीं होगा, वो एक स्टेटमेंट रहेगा, एक फॉर्म रहेगा, उसमें पूरा आपका क्रेडिट का डिटेल्स रहेगा।
तो सर अपडेटेड वाला बेटर है ना, कि जो बार बार अपडेट होता रहेगा, उससे तो हमें कितना मजा आएगा ना, कि मतलब एक्चुअल तो वही है कि भाई जैसे ही सप्लायर डाल रहा है हमें रियल टाइम में पता चल जाता है। तो ये सही है भाई, स्टैटिक करके पुराने जमाने में जाने की क्या जरूरत है। तो उसका रीजन है, समझो। फॉर एग्जाम्पल पोपटलाल थोड़ा सा बदमाश आदमी है, चोर नेचर का आदमी है। फॉर एग्जाम्पल किसका चोरी करना शौक है, तो वो क्रेडिट भी चोरी करने का प्लान कर रहा है। तो क्या होता है, जी जेठालाल जो है इसका बागा अकाउंटेंट है, उसका भाई कुछ है नहीं ठिकाना, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इधर उधर घूमता रहता है। तो उसने क्या किया, आपका जैन मंथ का, जुलाई मंथ का, अपन जुलाई मंथ कर रहे हैं करेक्ट है, तो जुलाई मंथ का रिटर्न फाइलिंग का जीएसटीआर का डेट क्या है, अगर आपने आईएफएफ लिया है या फिर आपने नॉर्मल लिया, मतलब या तो आप क्वार्टरली स्कीम में हो या नॉर्मल स्कीम में हो। क्वार्टरली स्कीम में हो तो अगले महीने का 13 मतलब 13 अगस्त तक आपको जीएसटीआर 1 फाइल कर देना था। अगर नॉर्मल हो तो अगले महीने के 11 तारीख तक आपको क्या कर देना था, जीएसटीआर 1 फाइल कर देना था। करेक्ट है। ये कहाँ लिखा है मैं बता देता हूँ, आगे फिर आएगा, पर पहले से बता देता हूँ कि आप सर मन से तो नहीं बता रहे। आईएफएफ का तो हम लोग ने देखा, पर शायद पुराना वाला आप भूल गए रहोगे। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये देखिए। अगर किसी ने क्यूआरएमपी स्कीम लिया है तो वो क्या करेगा, अगले महीने की 13 तारीख तक क्या करेगा, आईएफएफ फर्निश करेगा। और कोई नॉर्मल पर्सन है तो अगले महीने के 11 तक क्या करेगा, नॉर्मल जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। करेक्ट है। तो ये डेट है आपके रिटर्न फाइलिंग करने की, जीएसटीआर 1 की। समझो अभी वो बागा को करना था 13 अगस्त तक रिटर्न फाइल, पर वो भाई साहब कब रिटर्न फाइल करते हैं, वो रिटर्न फाइल करते हैं आराम से दिसंबर मंथ में करते हैं, अभी नहीं करते, दिसंबर मंथ में। तो पहले जीएसटीआर 2 भी तो था नहीं, जीएसटीआर 2 भी था नहीं, सिर्फ क्या था, जीएसटीआर 2A था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, दिसंबर मंथ का क्रेडिट आप क्या करोगे, आप अपना आईटीसी कौन से कैसे क्लेम करोगे, जब आप अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल करोगे तब आप अपना क्या करोगे, आईटीसी क्लेम करोगे। करेक्ट है। एक रूल 36(4) होता है, उसमें क्या बोला है कि आप कौन से पीरियड तक का क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, कौन से पीरियड तक का क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि आप कौन से पीरियड तक का क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, पता है, वो आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो या तो आपका जो आईएफएफ फर्निश होता है सामने वाले का वो, या आपके सामने वाले का जीएसटीआर 1 फर्निश होता है वो, विच एवर इज लेटर जो डेट आएगा तब तक आप क्या कर सकते हो, आप अपना क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। मतलब या तो 13 तारीख या 11 अगले महीने का, यहाँ तक आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, इसके आगे का क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। पर जैसे मैंने बताया पोपटलाल थोड़ा सा चोर नेचर का आदमी था, उसने अपने जीएसटीआर 3B में क्या किया, मैन्युअली, उसको पता है कि मेरे पास तो इनवॉइस आ गया है ना, भले ही सामने वाले ने जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया, छोड़ो, मेरे पास इनवॉइस आया, उसने क्या किया, जीएसटीआर 3B में एंट्री मार दी और ये अमाउंट का क्रेडिट 1.80 लाख का क्रेडिट क्या किया, उसने क्लेम कर दिया। तो सर गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा, गवर्नमेंट वाले वेरिफिकेशन को कब आएंगे भाई, कभी कभार आएंगे, जिंदगी में आएंगे तब आएंगे, तब वो देखते हैं कि भाई क्रेडिट है कि नहीं है तो पता चला जीएसटीआर 2A तो डायनामिक नेचर का है, जीएसटीआर 2A में कब आएगा, सेम मंथ में आएगा, जुलाई मंथ में आएगा, भले ही दिसंबर में अपडेट हुआ क्या फर्क पड़ता है, जुलाई मंथ का वो इनवॉइस है तो जुलाई मंथ में आ जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे क्रेडिट था इतना, इसने इतना लिया है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, कि गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि किसने कौन से टाइम तक वो क्रेडिट अवेल किया है और वो क्या टाइम सही अवेल किया है। तो उसके लिए गवर्नमेंट लेके आई जीएसटीआर 2B। इसमें क्या होगा, अभी जो वो नेक्स्ट 13th है, 13 तारीख या 11 तारीख, वो कोई भी डेट हो जिसके लिए जो एप्लीकेबल है, वहां तक क्या होगा, क्रेडिट फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा इन द सेंस क्रेडिट फ्रीज नहीं होगा, वो जस्ट एक स्टेटमेंट निकाल देगा कि आपके ये मंथ में आपके सप्लायर ने इतने क्या किए हैं, इतने इनवॉइस अपलोड किए हैं, वो 105% 5% एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है, उसको साइड में रखो। नॉर्मल की बात करो, मैं प्रोविजन समझा रहा हूँ। तो ये समझो कि भाई आपके सप्लायर ने इतने स्टेटमेंट ये टाइम पे इशू किए हैं, इतने इनवॉइस क्या कर दिया, अपडेट कर दिए हैं जीएसटीआर 1 में, तो उतना क्रेडिट लेने के लिए आप एलिजिबल हो। अभी अगर बाद में गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आके वो देखता है, चेकिंग वगैरह करता है, तो उसको क्या पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई सही बात है कि यहाँ तक इतना क्रेडिट लिया था, जीएसटीआर 1 वो बताएगा तो बोलेगा हाँ सही है भाई ये क्रेडिट एलिजिबल है, पर बाद में वो बोलेगा जीएसटीआर 2B भी तो दिखा।
तो टू बी में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ना वो डायनामिक है, वो एक स्टैटिक है कि भाई जो आपका फ्रीज हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी आपका मतलब जो नेक्स्ट 13 से ये 13 तक जो भी आपका क्रेडिट था वो आपको एक स्टेटमेंट में दिख जाएगा, आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? तो ये जस्ट मैंने कुछ बेस बता दिया है कि अभी हम लोग इन डिटेल पढ़ते हैं। अभी तो मैंने क्या किया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको क्यों आया उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करवाने के लिए मैंने बता दिया है, रीड करवा लिया है। अभी हम लोग थोड़ा सा मॉड्यूल में आते हैं और जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं जीएसटीआर 2A में। ये पूरा रूल ही जो है रूल 60 सब्सटीट्यूट हो चुका है विथ न्यू रूल। तो पुराना रूल को ही सब्सटीट्यूट कर दिया है, पूरा चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि भाई पहले तो हम पढ़ते ही नहीं थे ना, वो जीएसटीआर 2A कहाँ सिलेबस में इतना कुछ इंपॉर्टेंस रखता था, बट अभी ये रखेगा। इजी सी चीज़ है, आराम से समझेंगे, लॉजिक के साथ समझाना कि भाई क्यों आया। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो पीछे जाके वापस देखो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 के स्पीड में देख लो, अभी नॉर्मल देखा है तो क्या होगा, पूरा आपको एकदम अच्छे से बैठ जाएगा दिमाग में कि भाई आया क्यों। अगर आया क्यों ये पता चलेगा ना, तो आगे के प्रोविजन में कुछ नहीं भाई, वो कंप्लायंस वाले प्रोविजन है, हम फटाफट देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं फॉर्म जीएसटीआर 2A पे। 2A क्या बोलता है, ये एक सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट है, मतलब इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हो। किसके रिलेटेड है? इनवर्ड सप्लाई के रिलेटेड है, जो कि रिसिपिएंट को मिलता है, करेक्ट है। ये स्टेटमेंट जो है वो डायनामिक नेचर का है, मतलब ये रियल टाइम बेसिस पे क्या होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, मतलब क्या है, डायनामिक है। हर टाइम जैसे ही सामने वाले ने अपलोड किया इनवॉइस, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। द डिटेल्स बिकेम अवेलेबल टू रिसिपिएंट एंड आर अपडेटेड इंक्रीमेंटली एज एंड व्हेन सप्लायर अपलोड और चेंज डिटेल्स इन देयर रिटर्न समरी। जब जब सप्लायर अपनी रिटर्न या समरी में जो जो चेंज करेगा वो डायनामिक बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे आपके ये जीएसटीआर 2A में क्या होता रहेगा, इंक्रीमेंटली अपडेट होता रहेगा। चौथा पॉइंट, डिटेल्स ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर कुछ आप इंपोर्ट कराते हो गुड्स का और उसके सामने आईजीएसटी पे करते हो, या फिर आप एसईजेड से या एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर से, डीटीए यानी क्या होता है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब नॉर्मल एरिया में क्या करते हो, एसईजेड से स्पेशल इकोनॉमिक जोन से नॉर्मल एरिया में कोई गुड्स को ब्रॉड करते हो, तो उसके ऊपर जो आईजीएसटी पे करते हो या फिर इंपोर्ट के टाइम आईजीएसटी पे करते हो, उसका क्रेडिट आपको कैसे बिल ऑफ एंट्री बेसिस पे मिलेगा, बिल ऑफ एंट्री बेसिस पे मिलेगा। आर ऑल्सो मेड अवेलेबल इन जीएसटीआर 2A, तो ये भी आपके जीएसटीआर 2A में दिखेगा। जो आपने इंपोर्ट कराते टाइम आईजीएसटी पे किया था, या फिर आप एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर से जो सामान डीटीए में डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में लेके आए हो, उसके ऊपर जो भी आप क्या करते हो, पेमेंट आईजीएसटी पेमेंट करते हो, उसका बिल ऑफ एंट्री बेसिस पे जो आपको क्रेडिट मिलता है वो भी आपका जीएसटीआर 2A में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। पांचवा पॉइंट, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस फर्निश बाय एनआर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब एनआरटीपी in GSTR 5 and ISD in GSTR 6, TDS in GSTR 7, TCS in GSTR 8 are made available in GSTR 2A। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, GSTR 2A में दिखेगा। अपने सिलेबस में सिर्फ NRTP वाला पार्ट है, ये TDS, TCS, ECO वाला CA इंटर में वैसे भी नहीं है। जैसे नॉर्मल लोगों के लिए जीएसटीआर 2A होगा, वैसे ही कंपोजिशन डीलर के लिए जीएसटीआर 4A होगा। 2A नॉर्मल के लिए, कंपोजिशन के लिए क्या रहेगा, 4A रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, उनका रिटर्न 4 होता है तो सामने 4A हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं जीएसटीआर 2B पे। क्लियर है, ये इतना रीड कर लो, कुछ नहीं था इसमें भाई, ये घुमा फिरा के यही लिखा था कि ये रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता रहेगा, और इसमें इंक्रीमेंटली डेटा चेंज होगा, इंपोर्ट वाले केस में भी, और बस वही चीज़ें लिखी है जो आईजीएसटी पे करो। जीएसटीआर 2B जो है, एक सेकेंड, वो क्या है, वो आपका ऑटो ड्राफ्टेड रीड ओनली स्टेटमेंट है। ये भी रीड ओनली है और जीएसटीआर 1 भी आपका रीड ओनली था, पर आपको डिफरेंस पता है क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी और बताऊंगा। वो डायनामिक बेसिस पे चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है, ये कुछ नहीं होगा, ये स्टैटिक है। कंटेनिंग डिटेल ऑफ आईटीसी इज मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन फॉर एवरी मंथ। हर मंथ का आपको कितना आईटीसी मिलेगा, ये एक लिस्ट आपको दे दी जाएगी, किस में, जीएसटीआर 2B में। पर उसमें कोई लिस्ट नहीं दी जाएगी, उसमें वो आप देख सकते हो, कभी भी अपडेट होता रहेगा। इट इज़ अ स्टैटिक स्टेटमेंट। स्टैटिक का मतलब क्या है, चेंज नहीं होगा, एक ही तरीके का स्टेटमेंट है, आपको मिल जाएगा, एंड इज अवेलेबल ओनली वंस इन अ मंथ। आपको महीने में एक बार ही मिलेगा,
नीचे देखेंगे महीने में कब मिलेगा, आपको पता है भाई, जब आपका आईएफएफ का या फिर जीएसटीआर 1 का जो लास्ट डेट रहता है, विच एवर इज लेटर, आपको वहां तक मिल जाएगा। आपका जो भी सिचुएशन है, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करेगा ये समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट लिखे हैं। अगर आप नोट्स देखोगे, मतलब ये मॉड्यूल के नोट्स है, तो आपको शायद समझने में तकलीफ हो। वहां पे बेसिकली क्या लिखा है कि जीएसटीआर 2B जो है उसमें क्या डिटेल आएगी, कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो आपको देखना पड़ेगा, ये महीने का समझो मैं जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा हूँ, मतलब मेरे को जीएसटीआर 2B चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये महीने का मेरे को जीएसटीआर 2B चाहिए। तो मुझे देखना पड़ेगा पिछले महीने में मैंने मंथली रिटर्न भरा था या क्वार्टरली रिटर्न भरा था। समझो मैंने मंथली रिटर्न भरा था, तो वो पॉइंट्स है उसमें क्या लिखा हुआ है कि कहाँ से लेके कहाँ तक का डिटेल, कहाँ से लेके कहाँ तक का डिटेल आपके जीएसटीआर 2B में आएगा। तो वहां पे लिखा है कि जो आपके पिछले महीने का जीएसटीआर 1 का लास्ट डेट था, क्या रहेगा, 11 रहेगा। उसका अगला दिन 12 तारीख से लेके, ये महीने का लास्ट डेट क्या है, 11 तारीख है, तो 12 से लेके 11 तक का जो पीरियड है उसका पूरा डिटेल आपका जीएसटीआर 2B में आएगा। और ये जो डिटेल आएगा ये आप आईटी से ले सकते हो। समझो पिछले महीने भी मेरा, पिछले क्वार्टर में भी क्यूआरएमपी स्कीम लिया हुआ था, तो वो केस में क्या करना है, तो क्वार्टर है तो क्वार्टर का फर्स्ट मंथ में क्या करना है, सेकंड मंथ में क्या करना है, थर्ड मंथ में क्या करना है। करना कुछ नहीं है, मतलब कौन सा डिटेल आएगा, फर्स्ट मंथ में कहाँ से लेके कहाँ तक का डिटेल आएगा, सेकंड मंथ में कहाँ से लेके कहाँ तक का डिटेल आएगा, थर्ड मंथ में कहाँ से लेके कहाँ तक का डिटेल आएगा। तो फर्स्ट मंथ में कहाँ से लेके कहाँ तक का डिटेल आएगा पता है, ये फर्स्ट मंथ जुलाई है, तो पिछला क्वार्टर कहाँ खत्म हुआ सर, जून में खत्म हुआ। तो जून का रिटर्न फाइल जीएसटीआर 1 फाइल कब तक कर सकते थे, 13 तक कर सकते थे। तो 13 का अगला दिन क्या है, 14 है। 14 से लेके नेक्स्ट आईएफएफ का फाइल कर सकते हैं 13 तक। ये डिटेल आपके पास आएगा इन जीएसटीआर 2B फॉर जुलाई। अगस्त में क्या आएगा, पिछला आईएफएफ का फाइल किया, 13 को किया, 13 का अगला डेट क्या है, 14 है। 14 से लेके 13 के बीच का डिटेल आएगा। यहाँ पे भी सेम 14 से लेके 13 तक का एक एक महीने का आएगा, पर मंथ आपको मिलता रहेगा। या तो 12 से लेके 11 मिलेगा या फिर 14 से लेके 13 मिलेगा, डिपेंड अपॉन आपने क्वार्टरली लिया है या डिपेंड अपॉन आपने मंथली लिया है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ओवरव्यू बता दिया, अभी आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, नहीं तो सिर्फ ये पढ़ोगे तो आपको बोलोगे कि क्या लिखा है। तो सबसे पहले डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई furnished by supplier in GSTR 1 other than supplier who opted QRMP स्कीम, मतलब जो मंथली सप्लायर है, क्वार्टरली नहीं है, तो उनका कहाँ से लेके कहाँ तक का डिटेल जीएसटीआर 2B में आएगा। तो बिटवीन डे इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 फर्निशिंग का ड्यू डेट क्या है आपका, अगले महीने का 11 तारीख है, तो उसका एग्जैक्टली अगला दिन तो कौन सा डेट हो जाएगा, 12 तारीख हो जाएगा। वहां से लेके ये मंथ का जीएसटीआर 1 का फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है, 11 है, तो 12 से लेके 11 तक का डिटेल आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है कि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम लेते हो तो पहले मंथ में क्या करना है, पहले मंथ में जो पिछला क्वार्टर था, प्रीसीडिंग क्वार्टर जो था, प्रीसीडिंग क्वार्टर ले लिया, उसका जीएसटीआर 1 फाइलिंग का ड्यू डेट जो था ना, उसका इमीडिएटली अगला दिन ले लो, इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग जीएसटीआर 1 फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर। तो पिछला क्वार्टर जून वाला था, तो जून का जीएसटीआर 1 क्या जाएगा, अगले महीने की 13 तारीख जाएगा, तो उसका अगला दिन क्या है, 14 तारीख है। वहां से लेके ये मंथ का फर्स्ट मंथ का आईएफएफ कब तक जाएगा, 13, तो ये वाला आपका 14 से लेके 13 तक क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, जहां तक आपको क्या करना है, जहां तक का डिटेल आएगा आपके पास। सेकेंड मंथ के लिए भी सेम है, वो 14 से 13, थर्ड मंथ के लिए भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा है, पिछले महीने का जो आईएफएफ फर्निश हुआ उसका एग्जैक्ट अगला दिन, जो रिटर्न का डेट था उसका एग्जैक्ट अगला दिन, वहां से लेके ये साल का जो ये महीने का आईएफएफ का आपको डिटेल देना है, उसका ड्यू डेट, ठीक है सर। ये वो सेम चीज लिखी है। सी पॉइंट में अगर आते हैं तो डिटेल्स ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और गुड्स ब्रॉट टू डीटीए फ्रॉम, वो सेम जीएसटीआर 2A में था ना, तो वहां पे भी बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे आता था जीएसटीआर 2A में डिटेल, 2B में भी आएगा। थर्ड पॉइंट, अगर आप मंथली जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हो तो भाई कट ऑफ डेट क्या रहेगा, जो मैंने ऊपर बताया वही रहेगा, या तो आपका रहेगा 12 तारीख से लेके 11 तक, या फिर आपका रहेगा 14 से 13 तक। अगर आपने क्यूआरएमपी लिया है तो 14 से 13 रहेगा, अगर आपने नॉर्मल लिया है तो 12 से 11 रहेगा। वही लिखा है 12th से लेके 11th तक। टाइमिंग क्या है यहाँ पे, 12 से 00 से मतलब 12 बजे, वो सुबह के 12 या रात के 12 जो होते हैं ना, मतलब एग्जैक्ट दो
11 बजा उसके बाद जो 12 बजता है करेक्ट है रात का, वो वाला टाइम से लेके 11 का 23.59 मतलब 11:59 तक, यहाँ तक का टाइम क्या रहेगा, ये लॉक हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा और इसका आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। और इसके केस में भी 14 का 00 से लेके 13 का 23.59। चौथा पॉइंट क्या लिखा है कि डिटेल्स ऑफ GSTR1, GSTR5, GSTR6, ISD वाला, TDS वाला would reflect in next GSTR2B of recipient irrespective of suppliers और ISDs फाइलिंग। मतलब वो पुराना कोई भी मंथ का ये पीरियड के बीच में अगर रिटर्न फाइल का इनवॉइस डालेंगे ना, मतलब ये 12 से 11 के बीच में, भले ही हम जून जुलाई में खेल रहे हैं, पर पुराना कोई जैन फेब का भी इनवॉइस यहाँ पे डालेंगे ना तो अपने को वो यहीं पे रिफ्लेक्ट होगा। तो पर्पस तो वही था ना, स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था ना कि कोई आगे इनवॉइस आने वाला है या पीछे का क्रेडिट अभी लेके ना बैठ जाए। करेक्ट है, तो भले पीछे का इनवॉइस अगर आप यहाँ पे फिल कर रहे हो, यहाँ पे अपडेट कर रहे हो, तो अभी आपके ये GSTR2B में वो दिखेगा। स्टेटमेंट इन GSTR2B फॉर एवरी मंथ शैल बी मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन। आपको GSTR2B कब तक मिलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को वो GSTR2B कब देखने का सौभाग्य मिलेगा, कब वो GSTR2B को देख सकता है? तो फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ अ क्वार्टर, मतलब जुलाई और अगस्त के टाइम पे, डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर अ सेड मंथ, या तो IFF में डिटेल करोगे या फिर GSTR1 में करोगे, QRMP नहीं लोगे, विच एवर इज लेटर रहेगा, वहां तक आपको क्या मिल जाएगा, आपका GSTR2B देखने का सौभाग्य मिल जाएगा। मतलब या तो आपका 11th या फिर आपका 13th, ठीक है, दोनों में से लेटर जो भी आपका प्रोविजन हो उस हिसाब से आपको GSTR2B देखने को मिल जाएगा। इन केस ऑफ थर्ड मंथ मतलब आपका सितंबर क्वार्टर का जो एंड होता है, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द सेड मंथ इन GSTR1, जो आप GSTR1 में फाइल करोगे उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, वहां तक आपको क्या देखने मिल जाएगा, आपका GSTR2B देखने मिल जाएगा। तो मंथ लिखा है जुलाई का 14 अगस्त तक मिल जाएगा, अगस्त का 14 सितंबर, सितंबर का 14 अक्टूबर। अगर आप QRMP लेते हो, ये लास्ट डेट यहाँ तक जनरेट हो जाएगा, ठीक है, विच एवर इज लेटर लिखा है ना, या तो QRMP वाला या नॉर्मल वाला, विच एवर इज लेटर। इज इट क्लियर? हो गया GSTR2B। बस यहाँ पे अगर आपको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिसको हमको अपने आप से वो नहीं करना रहता है कि हम लोग बहुत इन डिटेल पढ़ेंगे, हमको पूरा ज्ञान चाहिए। भाई आपके सिलेबस में जितना नॉलेज है पूरा मैंने आपको बता दिया है। प्रैक्टिकल लाइफ को अभी यहाँ पे ये एग्जाम से लिंक मत करना। क्या होता है कॉम्प्लिकेट करने के लिए बहुत कुछ, मैं एक वीडियो प्लान कर रहा था इसके ऊपर, कैसे रियल लाइफ में क्या करते हैं लोग उसके बारे में बनाने के लिए, बट एग्जाम तक नहीं बनाऊंगा। क्या होता है कि अपन ज़्यादा डीप चले जाएंगे ना तो वो भी अननेसेसरी का ट्रबल होगा, बिकॉज अमेंडमेंट है, लिमिटेड पूछा जाएगा एग्जाम में, जितना दिया है उतना अच्छे से समझ लो और एग्जाम अपेयर करो, अपने को अच्छे मार्क्स आएंगे। करेक्ट है, तो ये आपका पूरा जो कंटेंट है आपके नए स्टैट्यूटरी अपडेट में डाला है, लाइन बाय लाइन यहाँ पे कवर किया है, जैसे मैंने आपको बताया ये मटेरियल आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड वगैरह कर देना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, जितना लिखा है उतना समझ लो अच्छे से। कहीं से भी कोई भी डॉक्यूमेंट लो, आपका ICI का लो, ये लो, ये काफ़ी आसान हो जाएगी। सर आसान होगी मतलब अभी नॉर्मल सा प्रोसेस है, आराम से समझते हैं। सबसे पहली लाइन पे GSTR3B के बारे में क्या लिखा है, जो GSTR3B का नॉर्मल प्रोविज़न है वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि ISD नहीं है, NRTP नहीं है, कंपोजिशन पेयर नहीं है, या फिर TDS या TCS वाला नहीं है, OIDAR वाला नहीं है, उसको GSTR3B फाइल करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिकली। सर पता है, आगे बढ़ते हैं। GSTR3B क्या होता है वो हम लोग ने इन डिटेल पढ़ा हुआ है। समरी स्टेटमेंट होता है जिसमें इनवर्ड, आउटवर्ड और टैक्स, ITC वगैरह की डिटेल होती है। फाइनल अपने को टैक्स पे करना पड़ता है। ड्यू डेट क्या होगी सर, पहले क्या ड्यू डेट होती थी, 20 तारीख होती थी, मतलब अगर अगस्त मंथ है तो उसके अगला महीना सितंबर का 20 तारीख, सितंबर है अगला महीना 20 तारीख तक अपने को GSTR3B फाइल कर देना होता था। पर अभी जैसे कि क्वार्टरली रिटर्न है तो उसका क्या ड्यू डेट होगा, तो सबसे पहले ड्यू डेट इन केस ऑफ अदर टैक्स पेयर क्या होगा, वही ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ फॉर अ रिटर्न विच फर्निश। जिस मंथ के लिए रिटर्न फर्निश करे उसके अगले महीने के, मतलब समझो जुलाई के लिए करे तो अगला महीना क्या है अगस्त, अगस्त के 20 से पहले 3B फाइल कर देना, सिंपल है। सेकंड, अगर किसी ने QRMP स्कीम लिया हुआ है तो उसके केस में 20 की जगह 22 या 24 हो जाएगा।
अभी सर दो दो ड्यू डेट कैसे हो सकती है, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल एक रीज़न की वजह से कि कुछ स्टेट ने बोला है कि हमें 22 चाहिए और कुछ स्टेट ने बोला है हमें 24 चाहिए। अभी सर ये याद रखना पड़ेगा। मुझे पर्सनली तो देखो नहीं लगता, अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं तो शायद ये नहीं पूछूंगा कि कौन से स्टेट में कौन सा डेट आएगा, बिकॉज अपन इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे। पर आपके सिंस मॉड्यूल में डाला हुआ है, किसी एग्जामिनर की भाई पूछने की इच्छा हुई तो भाई पूछ सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अपने बुक में डाला ही हुई है वो चीज़। तो अपने को पढ़ना तो पढ़ सकता है, तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ मेमोनिक्स वगैरह लेके आ जाऊंगा आपके लिए कि याद कैसे रखें। तो देखो ये सब स्टेट जो है छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, जो भी है मतलब उनके लिए 22 है। और बचे हुए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह के लिए क्या है 24 है। तो मतलब अगले महीने का 24 या अगले महीने का 22। अभी ये याद रखना टास्क है, बिल्कुल है। अभी के लिए तो रीड करके रखो, बाद में क्या करेंगे देखेंगे, कुछ मेमोनिक वगैरह देंगे, क्योंकि मुश्किल है भाई इतना करना, बट अपन करेंगे। मैं आपके लिए मेमोनिक वगैरह लेके आ जाऊंगा, तो उस हिसाब से कुछ याद कर देंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट कुछ नहीं लिखा, बड़ा ही सिंपल सा लिखा है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि रिटर्न फाइल करने के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए वो डिस्चार्ज करेगा अपना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। टिप का मतलब क्या है? टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, फीस वगैरह जो भी है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को या क्रेडिट लेजर को डेबिट करके उसका क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो ये चीज़ वही है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे भाई, कुछ नया नहीं है। मतलब इसमें कुछ अमेंडमेंट वाला पार्ट नहीं है, ये जो पहले था वही जीएसटी या 3B में अपने को टैक्स पेमेंट बेसिकली करना पड़ेगा, सिंपल। चौथा पॉइंट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि QRMP स्कीम लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? सिंपल है पर नया है। जो QRMP स्कीम ले रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स जमा करना पड़ेगा अंडर प्रोवाइजो टू सेक्शन 39(7). सेक्शन 39(7) में दो प्रोवाइजो हम लोग ने देखे थे। कौन से दो प्रोवाइजो सर देखे थे? एक सेकंड बता देता हूं मैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये वाले अमेंडमेंट पहले देख रहे हैं, तो ये वाले तो ये जो दो प्रोवाइजो देखे थे ना, 39(1) और 39(2) के केस में आपको क्वार्टरली भरना पड़ सकता है टैक्स प्रोविजनल। वो वाला प्रोविजनल नहीं, ये मैंने बोला था प्रोसीजरल कुछ अमेंडमेंट है उसके रिलेटेड, तो वही पार्ट है। वापस आ जाता हूँ ऊपर। एक सेकेंड। Every registered person under QRMP scheme shall pay the tax due under proviso to section 39(7) discuss subsequently, जो हम लोग ने कर लिया है, for each of the first 2 month of the quarter। मतलब अगर हम लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर ये क्वार्टर में है, तो फर्स्ट 2 क्वार्टर क्या होंगे? जुलाई और अगस्त होंगे, करेक्ट है। ये 2 क्वार्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट कर सकते हैं सेड अमाउंट थ्रू फॉर्म GST PMT 06 बाय 25th डे ऑफ अ मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। वो मंथ खत्म होता है उसके अगले महीने के 25 तारीख तक हम क्या कर सकते हैं? जो भी लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि रिटर्न तो हम क्वार्टरली भरने वाले पर पेमेंट मंथली करना है, तो क्या करो, सिंपल सा एक काम करो, जो ई कैश लेजर होता है ना उसमें पैसा डाल के रख दो। जब हम रिटर्न फाइल करेंगे क्वार्टरली तो हम क्या करेंगे, उसको ऑफसेट कर लेंगे। अभी क्या करो, अभी से पैसा डाल के रख दो। वो पैसा भले ही आपने डाल दिया, अभी क्या आप वो वापस तो जनरली नहीं लोगे, तो गवर्नमेंट ही यूज़ करेगा। तो आप क्या करो, ई कैश लेजर में जितना भी आपका टैक्स लाइबिलिटी है वो जमा करा दो। गवर्नमेंट ने बोला जमा करा दो, और जब आपका क्वार्टर एंड होगा तो हम क्या करेंगे, वो लाइबिलिटी से कंपेयर करके उसको ऑफसेट कर देंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि GST PMT 06 और 25 तारीख, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगले महीने की। तो यहाँ तक आपको क्या कर देना है, पैसा जमा करा देना है टैक्स का। While making such deposit in PMT 06, such registered person में क्या करना है, for the first month of quarter, मतलब जुलाई मंथ के लिए आपको क्या करना है, आपके ई कैश लेजर में देखना है। अगर पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसा नहीं पड़ा हुआ है तो आपको जमा करा देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका लाइबिलिटी आता है 50,000 रुपया और आपके कैश लेजर में ऑलरेडी 1 लाख रुपया पड़ा है, तो भाई जमा कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कैश लेजर में पैसा कम है, 0 है, तो आप 50,000 जमा करो। सेकेंड क्वार्टर में आपको ये देखना है कि आपका टेक इनटू अकाउंट the balance in e-cash ledger excluding the tax due for the first month। इसके लिए क्या बोल रहा है कि समझो जुलाई मंथ में आपने 50,000 रुपए का आपका टैक्स लाइबिलिटी था और आपका 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था ऑलरेडी, तो ठीक है, आपने कुछ जमा नहीं कराया,
अगस्त मंथ में आपका यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आया 70,000 और आपका ये 1 लाख रुपीज़ ही पड़ा है ई कैश लेजर में। तो ये केस में क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि आपको क्या देखना पड़ेगा, ये 1 लाख है वो है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले ये 1 लाख में से 50,000 रिड्यूस करो, क्योंकि ये तो पहले मंथ का लाइबिलिटी ना। अभी कितना बचा हुआ है, 50,000 बचा हुआ है। तो ये 70,000 जो कि 50,000 से ज़्यादा है, तो ये 20,000 तुम और क्या करो, ऐड करो। भाई बहुत ही सिंपल सी वो बनिया बुद्धि है, इसमें कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है कि आपका सबसे पहले ये ई कैश से कंपेयर करो, ई कैश लेजर से। अगर ई कैश लेजर में ऑलरेडी पैसा पड़ा है तो भाई ठीक है, जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ई कैश लेजर में पैसा है और पुराने मंथ की लाइबिलिटी भी है, तो वो कैश लेजर से पहले पुराने मंथ की लाइबिलिटी कम करो, उसके बाद देखो कि पैसा सफिशिएंट है। अगर सफिशिएंट नहीं है तो ऐड कर दो, सिंपल है। At the time of filing of the return of the said quarter in GSTR 3B, amount deposited by registered person in first 2 month of a quarter shall be debited। जो फर्स्ट 2 मंथ का रहेगा, मतलब ये केस में जुलाई और अगस्त, 3B यहाँ फाइल करेंगे सितंबर के बाद, तो जो जुलाई और अगस्त मंथ का जो भी आपका रहेगा, पैसा आपने डाला हुआ रहेगा, वो क्या किया जाएगा, ई कैश लेजर से डेबिट किया जाएगा। दिस अमाउंट इज डेबिटेड, किसके लिए किया जाएगा, ऑफसेटिंग, जो आपका पुराना लाइबिलिटी है उसको ऑफसेट करने के लिए किया जा रहा है, जो कि आपका GSTR 3B में फर्निश है। However, any amount left after filing of that quarter's form GSTR 3B में इधर भी, उसके बाद भी, समझो आपने GSTR 3B फाइल कर दिया, उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया, तो वो पैसा आप या तो रिफंड ले सकते हो या फिर फर्दर जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स आएंगे उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो टैक्स पेमेंट के लिए। तो जो आपकी इच्छा उस हिसाब से। तो यहाँ तक क्लियर है क्या भाई? कुछ नहीं था, एकदम ईजी सी चीज़ है। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, सबसे पहले देखा GSTR, पहला पॉइंट क्या है, GSTR 3B का प्रोविजन है जिसमें कुछ चेंज नहीं है, जो हम लोग ने अभी तक जिंदगी में पढ़ते आ रहे वही पढ़ा है। सेकंड में हम लोग ने ड्यू डेट देखा, ये नॉर्मल ड्यू डेट है, ये 22 और 24 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, करेक्ट है। उसके बाद हम लोग ने देखा ये भी एकदम नॉर्मल, थर्ड वाला पॉइंट, पहले जो प्रोविजन था वही प्रोविजन है कि आप जब GSTR 3B फाइल करोगे तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस वगैरह जो भी है जमा करा देना। चौथे पॉइंट में हम लोग ने देखा कि फर्स्ट और सेकंड मंथ का क्या करने का, क्योंकि रिटर्न तो क्वार्टर भी जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड मंथ का PMT 06 से आपको क्या करना है, 25 तारीख तक अगले महीने के आपको क्या कर देना है, कैश लेजर में पैसा डाल देना है। वो पैसे का कैसे यूटिलाइजेशन होगा, बाद में ऑफसेट हो जाएगा जब आप 3B फाइल करोगे। फर्स्ट मंथ के लिए तो आपका जो कैश लेजर है अगर पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो उसमें और पैसा डाल दो। सेकेंड मंथ में आपके कैश लेजर में से जो पहला एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है वो रिड्यूस करो, उसके बाद जो बचता है उसको कंपेयर करो। बाद में क्या है, बाद में कुछ नहीं, तो जब GSTR 3B फाइल करेंगे तब उसको ऑफसेट कर लेंगे। इज इट सिंपल? GSTR 3B डन। टैक्स का मतलब क्या है, QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न्स एंड मंथली पेमेंट। आपको पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, आपको पेमेंट भैया मंथली करना पड़ेगा। तो मंथली पेमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक स्कीम के अंदर, बट काफ़ी ईजी है, बहुत आसानी से आपको अभी समझेगा। मैं अभी समझाता हूँ आपको कि मंथली पेमेंट कैसे क्या होगा, देखते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट तो जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा वही है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने QRMP स्कीम ऑप्ट किया है वो क्या करेगा, फर्स्ट और सेकेंड मंथ ऑफ क्वार्टर के लिए टैक्स डिपॉजिट करेगा। कैसे करेगा, GST PMT 06 में कैश लेजर में डिपॉजिट कर देगा, करेक्ट है। और पेमेंट इज टू बी डन बाय 25th ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच मंथ, मतलब ये मंथ है, फर्स्ट मंथ है तो सेकेंड मंथ की 25 तारीख तक आपको उसका पेमेंट कर देना है। सेकेंड मंथ है तो थर्ड मंथ की 25 तारीख तक उसका आपको पेमेंट कर देना है, जो कि हम लोग ने ऊपर देख लिया है, ठीक है। वाइल जनरेटिंग द चलान, जब आप चलान जनरेट करोगे टैक्स पेयर को क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर, ये कुछ एक हेड रहेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। द सेड पर्सन कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑप्शन, ये 2 मेथड, एक तो फिक्स सम मेथड और दूसरा सेल्फ असेसमेंट मेथड, दोनों में से एक मेथड आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। किसके लिए, टैक्स पेमेंट के लिए, फॉर द फर्स्ट 2 मंथ। थर्ड मंथ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जुलाई अगस्त सितंबर मंथ में तो आप रिटर्न ही फाइल करने वाले हो तीनों का, तो यहां कोई डिस्प्यूट नहीं है। तरीका पेमेंट का निकालना, तकलीफ कहाँ है, एक जुलाई में है एक अगस्त में है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि 2 मेथड देते हैं, एक देते हैं फिक्स सम मेथड, दूसरा देते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड। दोनों में से जो आपको सही लगता है ले लो और आप क्या करो, देख तो अपना रिटर्न फाइल करो और पेमेंट करो टैक्स का।
सबसे पहले बात करते हैं फिक्स सम मेथड का। फिक्स सम मेथड का इंट्रोडक्शन मतलब जो अपना लास्ट जीएसटी के लेक्चर्स भी हम लोग ने किए थे ना लास्ट टाइम, जो अगर कोई क्लियर नहीं हुआ है और वो देख रहा है तो उसके लिए भी मैं बता सकता हूँ कि ये जो हम लोग ने देखा है ये इसका मैंने हिंट पूरा दिया हुआ वहाँ पे, ये सब 35% वगैरह मैंने समझाया था। इवन अपने मैराथन भी है ना उसमें भी ये सब चीज़ें डाली हुई है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पे मॉड्यूल में कुछ चीज़ें दी हुई थी, तो जो मॉड्यूल में दिया है सब कुछ समझना अपना काम होता है। तो एक जी लास्ट मैराथन है उसमें जो रिटर्न फाइलिंग वाला पार्ट है उसमें ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की है, ओवरव्यू ऊपर ऊपर से डिस्कस की है, ये 35% वगैरह क्या होता है, ठीक है। फिक्स सम मेथड का जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल होने वाला है ऑन जीएसटी पोर्टल फॉर जनरेटिंग एन ऑटो जनरेटेड प्री फिल्ड चालान। प्री फिल्ड चालान होगी, ऑटो जनरेटेड होगी, अपने आप आएगी। जीएसटी पीएमटी 06 चालान अमाउंट जो कैलकुलेट होगा वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, जो आपको एडिट करने का जरूरत ही नहीं, वो अपने आप कैलकुलेट होके आएगा। सर कैलकुलेट होके कैसे आएगा? मैं आगे लॉजिक बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल तरीका है, उसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट होके आ जाएगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो दो तरीके हैं, देखना पड़ेगा कि सर ये क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, ये क्वार्टर के लिए आप क्यूआरएमपी स्कीम लिए हो, इससे पहले जो था अप्रैल मई जून, यहाँ पे आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया था या कि मंथली रिटर्न फाइल किया था, ये अपने को देखना पड़ेगा। सवाल का आंसर आता है सर क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया था, तो उसके लिए आप क्या करो कि जो पिछले क्वार्टर में टोटल कैश पेमेंट किया था टैक्स का, क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कैश पेमेंट किया था, उसका 35% निकाल लो और 35% हर मंथ क्या कर दो, टैक्स पेमेंट कर दो। लॉजिक समझ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ रहा है क्या? पूरा नहीं समझ रहा कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जुलाई अगस्त और सितंबर मंथ का मैं क्या करने वाला हूँ, क्यूआरएमपी स्कीम के तहत रिटर्न फाइल करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूं मैं जुलाई मंथ की। जुलाई मंथ का मुझे नहीं पता टैक्स कितना पे करना है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पिछले क्वार्टर में जो भी तुमने कैश पेमेंट किया था टैक्स लायबिलिटी का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, उसका 35% उठा लो और ये मंथ पे कर दो। सिंपल है। सेकेंड मंथ में भी 35% उठा लो और पे कर दो। बट अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछले मंथ में क्यूआरएमपी स्कीम नहीं लिया था, फर्स्ट टाइम मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, इससे पहले मैं मंथली रिटर्न फाइल कर रहा था, तो सर क्या करने का, जो लास्ट मंथ था, जुलाई से पहले वाला मंथ कौन सा था, जून मंथ था। जून मंथ में जो भी कैश से तुमने लाइबिलिटी पे किया था वही एजम्पशन बेसिस पे समझ लेंगे कि यही ये टाइम पे भी लाइबिलिटी रहेगा, तो जुलाई मंथ में और अगस्त मंथ में जो जून में तुमने पे किया था ना, सेम पेमेंट कर दो। तो इसका सिचुएशन कुछ कैसा बनेगा पता है? ऐसा बनेगा, एक सेकेंड देखो, अगर आप क्यूआरएमपी टैक्स पेयर हो तो अगर मंथली या क्वार्टरली जो आप मंथली टैक्स पेमेंट करोगे, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे, तो आपको दो मेथड दी है। पहली दी है फिक्स सम मेथड, दूसरी दी है सेल्फ असेसमेंट मेथड। करेक्ट है। फिक्स सम मेथड में क्या बोला, अगर आप पहले कैसे रिटर्न फाइल कर रहे थे, क्वार्टरली कर रहे थे, मतलब पहले भी क्यूआरएमपी स्कीम था, तो क्या करना है, 35% जो आपने पिछले पूरे क्वार्टर में अप्रैल मई जून फॉर एग्जांपल अपने जो भी टैक्स लाइबिलिटी कैश से पे किया था, फॉर एग्जांपल 1 लाख पे किया था, तो उसका 35% जुलाई में और अगस्त में पे कर दो। अगर पिछले टाइम आपने रिटर्न मंथली फाइल किया था तो आप क्या करो, इससे पहले वाला मंथ कौन सा था, जून था, जून में समझो आपने 50,000 टैक्स लाइबिलिटी पे किया था, तो इसका 35% नहीं लेना, इसका पूरा 100%, क्योंकि भाई एक मंथ का है ना, तो जो जून में टैक्स लाइबिलिटी कैश से पे किया था वो सेम जुलाई और अगस्त में भी क्या करो, पे कर दो। सिंपल है, बस इतना ही है ये फिक्स सम मेथड। वापस आ जाते हैं अपने नोट्स पे, ये समझाने के लिए एकदम ईजी हो गया रहेगा अभी। करेक्ट है, तो 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर रिटर्न वॉज फर्निश क्वार्टरली। अगर रिटर्न क्वार्टरली फर्निश हो रहा है, अगर रिटर्न आपका मंथली फर्निश हुआ था पहले, तो जो आपने पिछले महीने में कैश से टैक्स लाइबिलिटी पे किया था वो एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, इससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है, इन केस लास्ट रिटर्न जो फाइल हुआ था वो क्वार्टरली बेसिस पे हुआ था, तो आपको यहाँ पे दिया है टैक्स पेड इन कैश इन क्वार्टर, मतलब जो जैन से लेके मार्च तक आपने कैश में कितना टैक्स लाइबिलिटी पे किया था। CGST का 100 किया था, SGST का 100 किया था, IGST का 500 किया था, सेस का 50 किया था। तो आपको अप्रैल मंथ में एंड मई मंथ में कितना पे करना पड़ेगा, CGST का
100 का 35% 35, 100 का 35% 35, 500 का 35% 175, 50 का 35% 17.5, मतलब 35% अप्रैल में भी करना पड़ेगा, 35% मई में भी करना पड़ेगा। करेक्ट है सर। 35% का क्या लॉजिक है? एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 होते हैं, तो 100 डिवाइड बाय 3 करो, कितना आएगा? 33.33 आएगा, राउंड ऑफ कर लो ना 35, मतलब ऐसा कुछ लॉजिक रहेगा। एग्जाम्पल 2 की बात करें, अगर आपने पहले मंथली रिटर्न फाइल किया है तो समझो CGST का 50 टैक्स पे किया था, कैश से SGST का 50, IGST का 50, सेस का 0, तो ये टाइम पे अप्रैल एंड मई में भी आपको क्या करना पड़ेगा? सेम अजम्पशन बेसिस पे कर दो, 50 50 80 और 0, सिंपल है। यस सर। हाउएवर नो सच अमाउंट मे बी रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट, आपको ये पैसा डिपॉजिट नहीं करना। क्यों नहीं करना? फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, अगर आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ अगर आपका या तो टैक्स लाइबिलिटी 0 है तो वही करने की जरूरत ही नहीं है, या फिर जितना आपका टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है उतना पैसा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। Where balance in electronic cash ledger or credit ledger is adequate for tax liability the said month, or where there is a nil tax liability। करेक्ट है, या तो आपका टैक्स लाइबिलिटी ही 0 है, या फिर जितना टैक्स है उतना आपके पास बैलेंस पड़ा है। सेकेंड मंथ ऑफ क्वार्टर में भी आपको टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं है? जब आपका या तो नील टैक्स लाइबिलिटी है, या फिर दोनों मंथ का मिला के जितना टैक्स आ रहा है उतना आपके पास सफिशिएंट बैलेंस पड़ा है। सिंपल है। However, monthly tax payment, though this payment would not be available, ये ध्यान रखना, आपको ये फिक्स सम मेथड का बेनिफिट नहीं मिलेगा to those registered person who not furnish the return for complete tax period preceding such month। इससे पहले वाला मंथ या तो क्वार्टरली होगा या फिर मंथली होगा, पिछले वाला पीरियड बोला जाना चाहिए, वो सही रहेगा। पिछले वाले पीरियड में भले ही मंथली हो या क्वार्टरली हो, अगर आप पूरा 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 रिटर्न फर्निश नहीं किया, पूरा पूरा टैक्स पेमेंट नहीं किए, तो वो केस में आपको ये स्कीम नहीं मिलेगा। कंप्लीट टैक्स पीरियड का मतलब क्या होता है? टैक्स पीरियड इन विच पर्सन इज रजिस्टर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स पीरियड टिल द लास्ट डे ऑफ टैक्स पीरियड। इसका मतलब क्या है कि आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर का भी रिटर्न फाइल करो। इससे पहले क्या था? अप्रैल, मई, जून था। फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल के टाइम थे ही नहीं, मई और जून का ही आपने रिटर्न फाइल किया, मतलब आपने पूरा 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 कंप्लीट पीरियड का नहीं किया ना, तो आपको ये फिक्स सम मेथड नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर जो आधा पैसा होगा उसका ही 35% होगा ना। गवर्नमेंट रेवेन्यू का लॉस बिल्कुल नहीं करना चाहती। सिंपल है। यस सर। उसके बाद आते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ भी अपना वो नहीं है, 35% 25% कुछ एजम्पशन बेसिस पे कुछ नहीं चलना, जो एक्चुअल है वो उसी की बात हो रही है। यहाँ पे कोई पूरा रेस्ट्रिक्टेड, जितना आपको आप पेमेंट करना चाहिए आपको उतना पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी वैसा एजम्पशन वगैरह के बेसिस पे आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। द सेड पर्सन इन एनी केस कैन पे द टैक्स ड्यू बाय कंसिडरिंग द टैक्स लाइबिलिटी। आपको टैक्स लाइबिलिटी कंसिडर करना पड़ेगा ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, और जो भी ITC आपको मिलता है उसके हिसाब से आपको GST PMT 06 में पेमेंट करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द असर्टेनमेंट ऑफ ITC अवेलेबल फॉर अ मंथ। जो आपका GSTR 2B होता है उसके थ्रू आपको क्या ले लेना है? ITC का डिटेल ले लेना है। एनी अमाउंट लेफ्ट आफ्टर फाइलिंग ऑफ दैट क्वार्टर from GSTR 3B may either be claimed as a refund or used for any other purpose in the subsequent quarter. Refund shall be permitted only after filing of, मतलब ऐसा सिंपल सी बात है कि उसके बाद कुछ पैसा बच जाता है तो आप या तो रिफंड ले लो या फिर बाद में यूज़ कर लो। कैश लेजर है उसका तो आपको रिफंड मिल जाएगा। क्रेडिट लेजर का रिफंड बहुत एक्सपोर्ट के केसेस या XYZ वाले में ही मिलता है, अदरवाइज तो नहीं मिलता। तो ये केस में आपको रिफंड ले लो या फिर सब्सिक्वेंट क्वार्टर में यूज़ कर लो। रिफंड तब भी मिलेगा जब आपने GSTR 3B फाइल कर दिया। ऐसा नहीं बोल सकते अभी फाइल नहीं किया, मुझे तो पता है भाई दे दो रिफंड, नहीं, पहले फाइल करो फिर आपको रिफंड मिलेगा। और जो आपने कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट किया है वो किसके लिए यूज़ होगा? सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, उससे पहले आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दिस डिपॉजिट कैन नॉट बी यूज बाय टैक्स पेयर फॉर एनी अदर पर्पज टिल द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। करेक्ट है। तो बस इतना सा मेथड ऑफ पेमेंट था, उम्मीद करता हूँ समझ गया रहेगा। फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट एक्चुअली फिक्स सम में क्या बोला है कि देखना है कि पहले क्वार्टर में पे किया था कि पहले मंथली किया था। क्वार्टरली किया था तो जो फर्स्ट और सेकंड मंथ है 35% ऑफ कंप्लीट क्वार्टर में जो कैश के थ्रू पे किया था वो ले लो।
मंथली किया था, तो जो मंथली में एक्चुअल कैश के थ्रू लास्ट टाइम पे किया था उसका 100% आप फर्स्ट सेकेंड मंथ में ले लो, सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, लेट फीस के ऊपर। अभी ये देखो ना, ये आधा पेज है, आधा भी नहीं है बोल नहीं सकते, और ये एक पेज है, बस इतना है, मतलब एक पेज रहेगा इसमें अपना बचा हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट का पेनल्टी वगैरह का क्या सिस्टम है सर? पेनल्टी क्या बोलो, इंटरेस्ट का क्या सिस्टम है? इंटरेस्ट देखो, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने पहले बोला कि ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये 3 महीने का आपको क्या करना है, ये 2 महीने का फिक्स सम के हिसाब से दे दो, ये महीने का जो आपका एक्चुअल बनता है उस हिसाब से आपको पेमेंट करना है, क्वार्टर के हिसाब से, करेक्ट है। समझो मैंने जुलाई का वो अपना फिक्स सम के हिसाब से कितना 100 रुपये टैक्स बनता था, अगस्त का भी 100 बनता था, पर बाद में जब एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आया तो इसका 150 आया, इसका भी 150 आया, तो 50-50 एक्सेस आ गया। तो अभी सर क्या ये 50-50 जो एक्स्ट्रा आया है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगाओगे क्या हमें? अगर इंटरेस्ट लगाओगे तो कितना गलत काम है, फिर आपका ये सिस्टम ही गलत है कि फिक्स सम मेथड। आपने पहले हमको रिलैक्सेशन दिया, बोला कि जो पहले बेसिस है उस बेसिस से आप पेमेंट कर दो, आप बोलोगे इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे मतलब आप पनिश कर रहे हो, तो फिर कैसे फायदा? गवर्नमेंट ने बोला भाई तेरी बात तो सही है, इतना चिल्ला रहा है, बात तो सही है। क्या बात सही है? कि यहाँ पे हम, अगर आप फिक्स सम मेथड यूज कर रहे हो और वो ऑटोमेटिक जो अमाउंट आया है जो अपन चेंज कर नहीं सकते, उसके थ्रू आपने जो टैक्स का पेमेंट किया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। सुनो, बट अगर आपने जो 25 तारीख तक आपको कैश का डिपॉजिट करना था, टैक्स का डिपॉजिट करना था, वो नहीं किया, तो हम आपके ऊपर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। समझ लो, जो आपको एक्चुअल पेमेंट करने आया है और वो पेमेंट आपने नहीं किया, लेट किया, डिले किया, तो वो डिले पे हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। पर इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो ऑटोमेटिक अमाउंट गवर्नमेंट की साइड से आया है और आपने वो टाइम पे पेमेंट कर दिया है। तो सबसे पहले क्या बोला, फिक्स सम मेथड के हिसाब से अगर आपने टैक्स पे किया है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट वुड बी पेएबल इन केस tax due is paid in the first 2 months of quarter by way of depositing auto calculated fixed sum amount। जो ऑटोमेटिक आया है वो ड्यू डेट तक आपने जमा करा दिया तो हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। while furnishing GSTR 3B it's found that in any or both of the first 2 months जुलाई और अगस्त में टैक्स लाइबिलिटी नेट क्रेडिट वॉज हायर देन अमाउंट पेड इन अ चलान। जो आपने चलान के थ्रू पेमेंट किया उससे ज्यादा है टैक्स का अमाउंट, देन नो इंटरेस्ट वुड बी चार्ज प्रोवाइडेड दैट दे डिपॉजिटेड सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट फॉर ईच ऑफ फर्स्ट 2 मंथ। जो आपका सिस्टम से कैलकुलेटेड अमाउंट आया था वही आपने पेमेंट किया, तो हम आपसे नहीं लेंगे इंटरेस्ट। पर बाद में क्या बोला, पेमेंट ऑफ टैक्स बाय डिपॉजिटिंग सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट इन GST PMT 06 इज नॉट डन बाय डेट इंटरेस्ट वुड बी पेएबल फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग PMT 06 टिल द डेट ऑफ मेकिंग। मतलब आपको टैक्स इतना भरना था, आपने जमा ही नहीं कराया, तो उसके ऊपर तो लगेगा ना। 25 तारीख तक आपको कराना चाहिए था, आपने नहीं कराया, तो कब से कब तक लगेगा, 26 से लेके जब तक आप पेमेंट नहीं कराते तब तक आपके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। फिर अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड लेते हो तो इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी पेएबल एज पर सेक्शन 50 फॉर टैक्स, और मतलब वो सेक्शन 50 जो अपना होता है उसके बारे में वो जो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से फॉर टैक्स और एनी पार्ट नेट ऑफ ITC विच रिमेन्स अनपेड और पेड बियॉन्ड द ड्यू डेट फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ क्वार्टर। तो उसके हिसाब से आपके ऊपर जो नॉर्मल प्रोविजन से इंटरेस्ट लगता है वही लगेगा। फिर लेट फीस की बात करें तो लेट फीस इज एप्लीकेबल होगी फॉर डिले ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। अगर आप रिटर्न फर्निश करने में डिले करते हो क्वार्टरली तो आपके ऊपर लेट फीस लगेगी, वही लगेगी एज पर सेक्शन 47। ठीक है। फिर लेट फीस एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ सेड क्वार्टर रिटर्न अंडर QRMP स्कीम। इट्स क्लैरिफाइड दैट नो लेट फीस फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ फर्स्ट 2 मंथ ऑफ अ क्वार्टर। अगर जो फर्स्ट 2 मंथ है जुलाई अगस्त सितंबर का रिटर्न लेट फाइल करोगे तो लेट फीस लगेगा, बट जुलाई और अगस्त का रिटर्न तो फाइल करना नहीं है, सिर्फ टैक्स पेमेंट करना है। तो टैक्स पेमेंट लेट किया तो रिटर्न लेट फीस लगेगा, नहीं लगेगा। इसके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, पर लेट फीस इसके ऊपर नहीं लगेगा, ये 2 मंथ के ऊपर, पर इधर क्या लगेगा, आपका लेट फीस लगेगा, सिंपल। फिर बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग फॉर्म GSTR 1। लास्ट क्या है, बस ये लास्ट पॉइंट है। अगर GSTR 1 आप फाइल कर रहे हो, क्वार्टरली फाइल करोगे तो उसका एक्सटेंशन कितना एक्सटेंड किया है बेसिकली। जैसे GSTR 3B हम लोग ने देखा था वो 22 और 24 है। तो ये केस में ये वाला पार्ट देखो नहीं देखो ठीक है, रीड कर लेना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो चार्ट दिया हुआ है। अगर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है
ये तो टाइटल है। तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसने QRMP स्कीम लिया है तो वो क्या करेंगे, अगले महीने के जब क्वार्टर खत्म होता है उसके अगले महीने की 13 तारीख तक क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। और जो QRMP स्कीम नहीं है वो पहले जो 11 था वही 11 रहेगा, अगले महीने की 11 तारीख, और QRMP वाले अगले टर्म की 13 तारीख। मतलब मंथ ना बोल के पीरियड बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी 1.5 CR वाला प्रोविजन है। ठीक है, चलो। मतलब क्या है बेसिकली ये समझ लो, ये जब टर्म खत्म हो रहा है उसके अगला महीना जो आ रहा है उसके 13 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल कर देना है GSTR 1। अगर आप QRMP स्कीम में हो, नॉर्मल में हो तो 11 तक कर देना है। तो यहाँ पे अपने अमेंडमेंट मोटा मोटी सब खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए रहेंगे।